अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर 1 फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी पहला जो चैप्टर है उसमें फर्स्ट टॉपिक गिवन है आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस। वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर, हमारा जो अर्थ है, हमारे अर्थ में, ठीक है, ऑल द टोपोग्राफी और ऑल द लैंडफॉर्म्स whatever we see are not similar in all the places। कहीं पर आपको हिल्स दिखेंगे, माउंटेन्स दिखेंगे, प्लाचूज दिखेंगे, रिवर वैलीज दिखेंगे, ठीक है। सो हमारा जो सरफेस ऑफ द अर्थ है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट फीचर्स। ओके, ये जो डिफरेंट फीचर्स ऑफ द अर्थ है इसी को कहते हैं लैंड फॉर्म्स। क्लियर? एंड द पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ जियोग्राफी जो स्टडी करता है ओरिजिन, इवोल्यूशन, अबाउट द मॉर्फोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लैंड फॉर्म्स, उसे ही कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, ये जो अर्थ में डिफरेंट फीचर्स आप लोगों को दिखाई देता है ये होता है कुछ प्रोसेस के वजह से। पहला प्रोसेस है एक्सोजेनिक प्रोसेस, अनदर इज एंडोजेनिक। एक्सोजेनिक मतलब the process which is occurred from outside, मतलब बाहर से जो प्रोसेस अर्थ के ऊपर होता है उसे कहते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेस। जैसे हो गया हवा का चलना, बारिश होना, रिवर का चलना, ग्लेशियर का मूवमेंट, ओशनिक वेव्स एंड करंट्स। ऑन द अदर हैंड कुछ अर्थ के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में भी, इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से कुछ चेंजेस आते हैं, इसी को कहते हैं एंडोजेनिक प्रोसेस, जिसमें मेनली इंपॉर्टेंट है आपका अर्थक्वेक और वोल्केनोस। ठीक है, कभी कभार अर्थ में जो आपको डिफरेंट लैंडफॉर्म्स दिखाई देता है इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। क्लियर? और ये जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इन ऑर्डर टू क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, इनको कलेक्टिवली या एक साथ कहा जाता है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। क्लियर? हम लोग थोड़ा यहाँ पर देखते हैं कि अर्थ में डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्या क्या मिलता है। देखिए, आपको माउंटेन पिक्स मिलेगा, ग्लेशियर्स मिलेगा, जो द माउंटेन्स और द लैंडफॉर्म्स विच इज कवर्ड बाय टोटली स्नो, और जब स्नो का मूवमेंट होता है उसे कहते हैं ग्लेशियर्स। क्लियर? डिफरेंट माउंटेन रेंजेस हमें दिखाई देता है, रिवर्स, उसके ट्रिब्यूटरीज, हिल्स, प्लेन्स, रिलीफ्स, कोलैप्सेस, वहाँ जहाँ पर आके हिल्स और जो प्लेन्स है दे मार्ज, इसको कहते हैं रिलीफ कोलैप्सेस। देन आपके पास है एस्चुअरीज, इट इज द माउथ ऑफ द रिवर वेयर इट मीट्स विद द सी, मतलब नदी का मुहाना जहाँ पर नदी समुद्र के साथ मीट करती है उसे एस्चुअरी कहते हैं। फिर आपके पास ओशन से, आइलैंड से, फिर कुछ क्लिफ भी मिलता है जहाँ ओशन के नज़दीक आपको दिखाई देता है ये वाला हिस्सा। ठीक है, देन आपके पास है सी फ्रंट, लेक्स, प्लेचूज, कैनियंस, cascade and the valleys। so these are all the different landforms what we observe and जो अर्थ में आपको पाया जाता है। ठीक है, मेन कारण क्या है? एक्सोजेनिक प्रोसेस एंड एंडोजेनिक प्रोसेस। एंडोजेनिक में मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या है आपका, जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की वजह से होता है। पहला तो आ गया आपका वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन। क्लियर? दूसरा आ गया आपका अर्थक्वेक। ओके, ये दो प्रोसेस है जिसके वजह से अर्थ का लैंडफॉर्म में चेंजेस आते हैं। क्लियर? फिर और कुछ इंपॉर्टेंट है जिनके वजह से भी लैंड फॉर्म में चेंजेस आते हैं। पहला तो आ गया जिसके जो एक्सोजेनिक प्रोसेस है, एक्सोजेनिक फोर्स है, जिसमें आ गया आपका विंड। ठीक है, विंड का मतलब क्या होता है आपका? मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर। ये मूवमेंट ऑफ एयर क्यों होता है, हवा क्यों चलती है? अगर कहा जाए तो ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। डू रिमेंबर, हवा चलती है ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ओके, कैसे? जहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वहाँ पर होता है लो प्रेशर,
और जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है उधर होता है हाई प्रेशर। तो हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करता है, तो मूवमेंट ऑफ जो एयर है उसी को कहते हैं विंड। सो विंड जब चलता है उसके वजह से भी मोर और लेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कुछ अर्थ के टोपोग्राफी में या लैंडफॉर्म में मॉडिफिकेशन दिखाई देता है। ठीक है, तो जनरली विंड एक्शन की वजह से लैंडफॉर्म में जो मॉडिफिकेशन होता है, मोस्टली जो मॉडिफिकेशन हमको पता चलता है वो है डेजर्ट में। इसका कारण क्या है? क्योंकि डेजर्ट में जो आपका वेजिटेशन है बहुत ही थिन है और उसका सरफेस क्या है? सैंडी है, और रेनफॉल भी बहुत कम है। ठीक है, सो रनिंग वाटर या रिवर का जो एक्शन है डेजर्ट में वो वेरी लिमिटेड, बट विंड इज द मेन प्लेयर विच प्लेस ए मेजर रोल इन क्रिएटिंग एंड चेंजिंग द जियोमॉर्फिक फीचर्स ऑफ द डेजर्ट एरियाज। ठीक है, तो हवा जो है 3 तरीके का एक्टिविटी परफॉर्म करता है डेजर्ट रीजन में। एक तो है इरोशन, मतलब कोई रेत है यहाँ से कुछ उठा के लेके गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन, बीच में ये हवा पीबल्स, रॉक्स, सैंड पार्टिकल्स सब ट्रांसपोर्ट करेगा और एक जगह पर जाकर डिपॉजिट करेगा। तो 3 चीज़ करता है, एक जगह से इरोड करना, ट्रांसपोर्ट करना और डिपॉजिट करना। तो 3 तरीके का एक्टिविटीज परफॉर्म करता है विंड। ठीक है, सो जिस एक्टिविटी के वजह से डेजर्ट में विंड एक्शंस के वजह से कुछ जगह एकदम लो हो जाता है, जैसे पहले इधर रेत ज़्यादा था, विंड एक्शंस की वजह से ये एकदम लो एरिया हो गया। ये जो प्रोसेस ऑफ टेकिंग अवे द डेजर्ट एरियाज विद द हेल्प ऑफ विंड, इसे कहते हैं डिफ्लेशन। ठीक है, अच्छा, कभी कभार हवा का जो प्रेशर होता है इतना ज़्यादा होता है कि ग्राउंड का जो मतलब रेत, इस पर्टिकुलर जगह का रेत उड़ाते उड़ाते एक टाइम आता है कि ग्राउंड वाटर लेवल आ जाता है। तो जिस जगह पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन क्रिएट होता है ड्यू टू दिस विंड एक्शन, इस जगह को कहते हैं आपका वर्सिस। वर्सिस ही एक ऐसा जगह है जो रेत में या डेजर्ट रीजन में पानी का एकमात्र सोर्स मान सकते हैं आप। ठीक है, ओके। सो इस फोटो में अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला हिस्सा आप मान सकते हो ओएसिस है, ये वाला हिस्सा इधर। तो ओएसिस में ही ज़्यादातर क्या होता है आपका? एग्रीकल्चर होता है। ज़्यादातर एग्रीकल्चर कहाँ होता है आपका? डेजर्ट रीजन में। मैक्सिमम एग्रीकल्चर आपको कहाँ मिलेगा? ओएसिस में। तो ओएसिस इज द लो लाइंग एरिया ड्यू टू द इरोशनल एक्टिविटीज ऑफ विंड। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड ये जो विंड्स जितने भी सैंड पार्टिकल्स है या रॉक्स है, पीबल्स है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर रहा है, दूसरे जगह पे जाके क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाता है। तो जिस जगह पे जाके डिपॉजिट हुआ उस लैंड क्या हो गया? एग्रेडेड लैंड क्रिएट हो जाता है कि नहीं? तो कुछ कुछ जगह पर डिपोजिशन, सैंड पार्टिकल डिपोजिशन की वजह से हिल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। इस हिल लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं सैंड ड्यून्स। ठीक है, कुछ सैंड ड्यून्स यहां से आपको समझ में आएगा आसानी से, लॉन्गिट्यूडिनल शेप में फॉर्म होते हैं, इसीलिए उनको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स। कुछ आपका ट्रांसवर्स शेप में फॉर्म होता है, ये वाला, इसीलिए उनको कहते हैं ट्रांसवर्सल ड्यून्स। कहीं कहीं पर तो एक ऐसा होता है कि ये जो सैंड ड्यून्स है क्रिसेंट शेप का हो जाता है। ठीक है, जो ड्यून्स फॉर्म होता है वो क्रिसेंट शेप का होता है और कहीं कहीं पर पैराबोलिक फॉर्म भी हो जाता है। ठीक है, जहां पर क्रिसेंट शेप का होता है ये सैंड ड्यून्स को कहते हैं बरखंस। क्या कहता है? बरखंस या फिर बरचांस भी कहा जाता है, बरचांस या फिर बरखांस। ठीक है, सो बरखांस कुछ नहीं है, दीज आर द डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ द विंड वेयर द सैंड ड्यून्स गेट द शेप ऑफ ए क्रिसेंट। ठीक है, एक क्रिसेंट शेप का क्या होता है? सैंड ड्यून्स फॉर्म होता है। इसी जो क्रिसेंट शेप का सैंड ड्यून्स है इनको कहा जाता है बरखांस या फिर बरचांस। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो अभी हमने डिपोजिशनल फीचर्स देखा, तो जो आपका
सैंड है या आपका डेसर्ट है, वहाँ पर कुछ आपका इरोशनल फीचर्स भी पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि हेवी विंड, हाई वेलोसिटी विंड जब जो रेत का माउंटेन होगा उससे टकराता है तो इट टेक्स अवे द एलिवेटेड लैंड्स एंड देयर बाय इनको इरोड कर लेता है। एंड इस इरोशन एज द रिजल्ट ऑफ द फ्रिक्शन, इस इरोशन प्रोसेस को कहते हैं एबार्शन। एबार्शन एक ऐसा प्रोसेस है विच इज रेस्पॉन्सिबल ऑल्सो फॉर द क्रिएशन ऑफ इंसलबर्ग एज वेल एज यारडंग एंड अदर काइंड ऑफ इरोशनल फीचर्स ऑल्सो। पहले हम लोग देखते हैं इंसलबर्ग। इंसलबर्ग में देखिए जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है ज़्यादा स्टीप है और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो क्या है, इंक्लाइंड होता है या फिर फ्लैट होता है। क्यों? ऊपर हवा का जो वेलोसिटी था वो ज़्यादा था, हाई विंड वेलोसिटी, ठीक है। इसके वजह से ये जगह इरोड हो गया और ये जो माउंटेन शेप का आपको दिख रहा है ये है इंसलबर्ग, इनको कहते हैं इंसलबर्ग। क्लियर है? अपर पार्ट एकदम स्टीप होता है और जो लोअर पार्ट है वो थोड़ा फ्लैट शेप का होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम यारडंग को देखें, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द अनदर फीचर्स इन द डेजर्ट जो इरोशनल एक्टिविटीज के वजह से होता है ऑफ द विंड। एलोंगेटेड रीजेस क्रिएट हो जाता है एंड शैलो ग्रुप्स। रिलेटिवली जो सॉफ्ट रॉक होते हैं बिटवीन द हार्ड रॉक्स ऑफ द टू साइड्स वो आसानी से इरोड हो जाता है बाय द विंड एंड एज ए रिजल्ट हाई रैग्ड सरफेस फॉर्म होता है। ये वाला देखिए, इसे बोलते हैं यारडंग, ठीक है। हाई रैग्ड सरफेस फॉर्म होता है बिकॉज ये जो बीच में, ध्यान से देखिए, बीच में जो आपका सॉफ्ट रॉक था इसको हवा उड़ा के लेके गया और जो हार्ड रॉक था इट स्टिल लेफ्ट। सो ये जो रैग्ड सरफेस क्रिएट होता है ड्यू टू इरोशनल एक्टिविटीज ऑफ द विंड, इसे कहते हैं यारडंग। क्लियर है? नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि एट्रीशन। एट्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जो डेजर्ट में विंड के वजह से इरोशन होता है। द विंड ब्लोन सैंड पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या होता है, जैसे यहाँ से हवा बह रहा है जिसमें बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स है, रॉक्स है, पीबल्स है, इस तरफ से भी हवा आ रहा है, इसमें भी सैंड पार्टिकल्स है, रॉक्स है, पीबल्स है। जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो म्यूचुअली दे गेट ब्रोकन डाउन ग्रेजुअली इनटू स्मॉलर पीसेस। और इसी प्रोसेस को, द प्रोसेस बाय विच सैंड्स एंड रॉक पार्टिकल्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस विद थ्रू देयर म्यूचुअल कोलिशन, इसको कहते हैं एट्रीशन। क्लियर है? जनरली हमें यह पता है डेजर्ट में रेनफॉल तो होता ही नहीं, और होता भी है तो बहुत कम, बहुत सालों तक तो रेनफॉल होता नहीं है और होने से भी 20 सेंटीमीटर से भी कम। बट कभी कभी क्या होता है कि अचानक से हेवी रेनफॉल हो जाता है, ठीक है, जो कहाँ होता है, डेजर्ट में। डेजर्ट में जो अचानक से हेवी रेनफॉल होता है, डेजर्ट में अचानक से जो हेवी रेनफॉल होता है, ठीक है, इसके वजह से क्रिएट हो जाता है आपका शीट फ्लड, ठीक है। और ये जो शीट फ्लड है इसके वजह से भी जो डेजर्ट टोपोग्राफी है इसमें बहुत सारे चेंजेस आता है बिकॉज इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स द क्ले, सैंड एंड अदर मटेरियल्स ऑफ द डेजर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, एंड ब्रिंग अबाउट ड्रास्टिक चेंजेस इन द डेजर्ट टोपोग्राफी। क्लियर है? और जिस प्रोसेस के वजह से ये सब होता है, अचानक से फ्लड आया और लैंड टोपोग्राफी में चेंजेस जो आता है, ये प्रोसेस को कहते हैं एओलियन प्रोसेस। क्लियर? नेक्स्ट विल स्टडिंग वर्क्स ऑफ द ग्लेशियर्स। अभी भी अर्थ के सरफेस में बहुत सारे ऐसे हिस्सा है जहां अभी भी कवर्ड, स्नो कवर्ड है, स्नो एंड आइस कवर्ड, ठीक है। तो जो स्नो एंड आइस कवर्ड एरिया है, ठीक है, इसमें लगभग 29 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर अभी भी डिपॉजिटेड है। एंड ड्यू टू अर्थ का मूवमेंट आप ले सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ले सकते हैं, जिसके वजह से, या फिर अर्थ का जो
इनर प्लेट का मूवमेंट से, इसके वजह से ये जो स्नो है या आइस शीट से धीरे धीरे मूव करते रहते हैं। द मूवमेंट ऑफ स्नो एंड आइस शीट्स, ठीक है, इसी को कहते हैं आपका ग्लेशियर्स। ठीक है, एक्चुअली द स्लो मूवमेंट ऑफ स्नो एंड आइस ब्लॉक्स व्हेन कम डाउन द स्लोप, उसे कहते हैं ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स भी नीचे आते हैं डाउनवर्ड प्रेशर की वजह से और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। क्लियर? प्रेजेंटली करीब करीब अर्थ, पूरे अर्थ में 1% ऑफ द अर्थ जो लैंड एरिया है, इट इज इंपैक्टेड बाय द ग्लेशियल एक्शंस। जैसे रिवर एक जगह से दूसरे जगह बहता है और उसकी वजह से टोपोग्राफी में चेंजेस आते हैं, उसी तरीके से ग्लेशियर्स जब मूव करता है तब भी लैंड टोपोग्राफी में चेंजेस आते हैं। इवन ग्लेशियर्स भी डिफरेंट प्रोसेस करती है, इरोशनल, ट्रांसपोर्टेशनल एंड डिपोजिशनल। एज ए रिजल्ट, अंडर द ग्लेशियल एक्शंस पिकुलियर लैंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म हो जाता है। तो जो ग्लेशियर्स है इनको मेनली 3 कैटेगरी में बांटा गया है: कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, माउंटेन या फिर अल्पाइन और या फिर वैली ग्लेशियर, पिडमॉन्ट ग्लेशियर। ठीक है, ओके। पहले हम पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर के बारे में। सो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर जो है वो एक्सटेंसिव एरियाज कहाँ मिलता है? पोलर रीजन में, ज़्यादातर नॉर्दर्न कनाडा में मिलता है, फिर ग्रीनलैंड में मिलता है, स्कैंडिनेवियन कंट्री में आपका आ जाता है फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क। ठीक है, ये सब कंट्री को कहा जाता है आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री, और एंटार्क्टिक रीजन। यहां पर जो ग्लेशियर्स है उनको कहता है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। ये ग्लेशियर्स डाउन स्लोप में मूव करते हैं बट एट वेरी स्लो रेट, मूव एट वेरी स्लो पेस। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। दीज आर ऑल कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। ओके, नेक्स्ट आता है आपका माउंटेन ग्लेशियर्स, जो हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में ओरिजिनेट होता है ऑफ द माउंटेन। मोस्टली कहाँ पाया जाता है? यूरोप का अल्प्स माउंटेन में, नॉर्थ अमेरिका का रॉकी माउंटेन में और एशिया का हिमालयन माउंटेन में। जनरली दे फ्लो थ्रू द वैलीज। ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, तो बीच में जो फॉर्म होता है दैट इज वैलीज। सो दे नॉर्मली फ्लोज थ्रू द वैलीज एंड दे आर कंपेरेटिवली लिटिल फास्टर देन कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर से थोड़ा फास्ट मूव करता है। ये वाला आप देख सकते हैं। सो ये हिमालयन माउंटेन का ही एक पिक्चर है और यहाँ पर जो आप दिखाई दे रहा है दीज आर वैलीज, यहाँ से ही ग्लेशियल मूवमेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका पिडमॉन्ट ग्लेशियर। ओके, समटाइम्स बहुत सारे माउंटेन्स और वैली ग्लेशियर्स डाउनवर्ड में मूव करते हैं एंड दे मीट एट द फुट ऑफ द माउंटेन एंड देयर आफ्टर देयर फ्लो डाउन हो जाता है, बहुत धीरे धीरे मूव होता है एंड दे कवर एक्सटेंसिव एरियाज ऑफ द नियरबाई प्लेन्स में पूरा छा जाते हैं ग्लेशियर्स। एंड दिस ग्लेशियर्स जो माउंटेन के पिडमंट जोन में ओरिजिनेट होते हैं, इसलिए उनको पिडमंट ग्लेशियर्स कहा जाता है और मोस्टली कहाँ पाया जाता है? अलास्का ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा वैली एरियाज में छा गया है, ऊपर से आया, पिडमंट एरिया से ओरिजिनेट हुआ और वैली एरियाज में छा गया है ग्लेशियर्स। सो दीज आर पिडमंट ग्लेशियर्स। ओके, नाउ कुछ इरोशनल फीचर्स है जो ग्लेशियर्स क्रिएट करता है। व्हेन द ग्लेशियर मूव्स दे ऑल्सो कैरीड विद देम लार्ज रॉक ब्लॉक्स, स्टोन्स, सैंड पार्टिकल्स अलॉन्ग विद देम। और इसके वजह से जो इरोशन होता है उसी के वजह से एक यू शेप्ड वैली क्रिएट हो जाता है। ओके, द मटेरियल्स कैरीड बाय द ग्लेशियर्स create deep and steep sided course with their strong friction। इसके वजह से कहीं कहीं पर तो हॉर्न शेप का, माउंटेन में हॉर्न शेप हो जाता है। क्यों? यहाँ पर क्या था? यहाँ पर स्नो कवर्ड आइस था, ये मूव नीचे हो गया तो यहाँ पर हॉर्न शेप का
फीचर्स क्रिएट हो गया माउंटेन में ड्यू टू दिस ग्लेशियल मूवमेंट। समटाइम्स कभी कभी देखा जाता है जो मेन ग्लेशियर है आपका, एक यू शेप्ड वैली भी क्रिएट होता है। ये वाला मेन ग्लेशियर अगर है, इसके साथ उसके रिवर के जैसे ट्रिब्यूटरी होते हैं, उसी तरीके के ही ग्लेशियर के भी कुछ ट्रिब्यूटरी होते हैं। इनको कहते हैं हैंगिंग वैली। ओके, और हैंगिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि दे व्हेन दे मीट विद द मेन ग्लेशियर तो दे सीम लाइक दे आर हैंगिंग, और इनमें से ड्रॉप ड्रॉप करके पानी गिरता रहता है जो वाटरफॉल भी क्रिएट कर देता है समटाइम्स। क्लियर? यहां पर आप देख सकते हैं ग्लेशियल स्टेप्स भी है, जो ग्लेशियर अचानक नीचे गिर रहा है। कुछ कांबे जो बहुत सारे स्नो कवर्ड ही है, ये ट्रांड भी फॉर्म हो जाता है। ओके, सो माउंटेन जैसे अल्प्स हो गया या हिमालयन, उनका शेप होता है हॉर्न लाइक विच इज पॉइंटेड पिक्स। हैंगिंग वैली और एक अनदर इवोशनल फीचर्स है, जैसे रिवर का ट्रिब्यूटरीज होता है जो मेन रिवर में फ्लो करता है, उसी तरीके से जो ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर है वो मेन ग्लेशियर में फ्लो करता है, उनको कहते हैं हैंगिंग वैली। क्लियर? बाद में वो लोग वाटरफॉल में भी गिरते हैं। क्लियर? ओके, नाउ विल टॉक अबाउट सम ऑफ द डिपोजिशनल फीचर्स क्रिएटेड बाय द ग्लेशियर्स। क्यों? ग्लेशियर जब मूव हो रहा है उसके साथ तो रॉक बोल्डर्स, उसके बाद रॉक ब्लॉक्स, सैंड पार्टिकल्स, पिबल्स, है कि नहीं, उसके साथ नीचे मूव कर रहे हैं, तो कहीं पर जाके तो वो डिपॉजिट करेगी। तो जब वो डिपॉजिट करता है द सेडिमेंट्स, ऑल द मटेरियल्स, इन सबको एक साथ कहा जाता है ऑल द सेडिमेंट्स और द मटेरियल्स विच इज डिपॉजिटेड बाय द ग्लेशियर डाउन द वैली, इनको कहते हैं मोरेन्स। ठीक है, जो मोरेन्स होते हैं एक्चुअली कैरीड डाउन बाय थ्रू द स्टीप साइडेड वैलीज। ये स्टीप साइडेड वैलीज एक साथ, इधर मोरेन्स है, ये मोरेन्स है, जो एकदम किनारे किनारे आते हैं, इनको कहते हैं लेटरल मोरेन्स, आर डिपॉजिटेड ऑन द टू साइड्स ऑफ द ग्लेशियर। जो बीच में आते हैं इनको कहते हैं मिडिल मोरेन्स। और बीच वाला मोरेन कभी क्रिएट होता है जब दो मोरेन एक साथ क्या हो गया, कोलाइड किया, जो लेटरल मोरेन था वही बीच में बहना चालू हो जाता है, उसे कहते हैं आपका मिडिल मोरेन्स। ठीक है, और जहां पर जाके मोरेन खत्म हो जाता है, मतलब ग्लेशियर का फोर्स खत्म हो गया अभी और मूव नहीं कर रहा है। एक्चुअली ग्लेशियर पर डे कुछ मिलीमीटर, सम mm से लेकर सम मीटर तक ही मूव करता है, वेरी स्लो पेस में। क्लियर? तो जहां पर जाके ग्लेशियल एक्शन खत्म हो जाता है, एंड में कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स क्रिएट हो जाता है। जैसे ये है आपका आउटवर्स, ये है जहां पर जाके मोरेन खत्म हो गया, टर्मिनल मोरेन। ये हो गया आपका ग्राउंड मोरेन। ये हो गया रिसेशनल मोरेन, जहां और पेस नहीं है। टर्मिनस ऑफ द ग्लेशियर, जहां पर ग्लेशियर और खत्म हो गया और मूव नहीं कर पा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम देखें, ये जो बड़े बड़े मोरेन्स होते हैं, जब अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स या मटेरियल्स लेके आते हैं, एट द एंड एकदम लास्ट में जाके जो टर्मिनल मोरेन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्रिएट कर देते हैं, जैसे एस्कर है, ड्रामलिन है, केम है। ठीक है, ये देख लीजिए लास्ट में जहां पर ग्लेशियल एक्शन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, ग्लेशियर और नीचे की ओर नहीं आ रहा है, जो उसने अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आया था लास्ट में, तो जो डिपॉजिट हो गया, इसमें मोरेन्स आते हैं, कैटल्स आता है, ये स्ट्रीम जहाँ से पानी बह रहा है, क्योंकि अभी मेल्ट होना शुरू हो गया ग्लेशियर, इसमें कहते हैं ब्रेडेड स्ट्रीम। थोड़ा विड्थ अगर ज़्यादा हुआ इसे कहते हैं ड्रामलिन, और एकदम विड्थ कम है, थिन है, इसको कहते हैं एस्कर। क्लियर? सो हमने क्लियरली पढ़ लिया है फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर ये चैप्टर पूरी तरीके से आपको समझ में आता है, काइंडली प्रोवाइड योर फीडबैक। ठीक है, फीडबैक प्रोवाइड करिए। एंड थैंक यू ऑल।
ठीक है। एंड वन थिंग, ये जो इलेक्ट्रिक ज्योग्राफी है, एक लड़का है जो हमेशा मेरे वीडियो देखता है, आई होप सो, उसके कहने पर ही मैं ये बना रहा हूँ। तो आज पहला वीडियो मैंने दिया इलेक्ट्रिक ज्योग्राफी चैप्टर 1। इसी तरीके से आपको सारे चैप्टर्स का लेक्चर मिल जाएगा। आप ध्यान से फॉलो करना, आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे अहेड, गुड बाय।